सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 5 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। डेली मैं आपको लगभग पढ़ा रहा हूँ जीएसटी। अब क्या हुआ है 56वां जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में। तो सबसे पहले आप जीएसटी का कुछ बेसिक्स मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है। आज ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। आपको सिर्फ मुझे याद करवाना है कि जो पहले के स्लैब्स थे वो था 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। वहीं अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें तो वो 279 ए से संबंधित रखता है और 246 ए ग्रांट करता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर देता है कि वो लॉ बना सके जीएसटी के रिगार्डिंग। अब आइए जानते हैं कि आज क्या हुआ है। तो बात करें तो जीएसटी यानी कि गुड्स और जो सर्विसेज टैक्स है, अब जो है इसमें निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अब इन्होंने क्या कहा है कि जो स्लैब्स था अब सिर्फ 2 ही स्लैब रह जाएगा, 5% और 18%। और जो स्पेशल 40% स्लैब बनाया गया है सिन गुड्स के लिए। सिन गुड्स यानी कि सिन का मतलब पाप होता है, जैसे कि टोबैको, पान मसाला, बेटिंग या फिर कैसीनो जैसे जगहों पर। अब यहाँ पर कितना लगेगा, तो ये 40% को के स्लैब में यहाँ पर लगा दिया गया है। तो अब जानते चलिए, पढ़ते चलिए कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर घटना घटी हुई हैं और आपको क्या-क्या याद रखना है। जो 0% जिस पर कि निल जीएसटी लगता है, तो वो रोज़मर्रा का एसेंशियल है, जैसे कि पनीर, मिल्क, रोटी, पराठा, ये सब अभी भी जीएसटी फ्री है। वहीं अगर 33 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो 12% से 0% में डाल दिया गया है। अच्छा स्टेप है। 3 क्रिटिकल कैंसर्स के मेडिसिन 5% से 0% में डाल दिया गया है। वहीं जो इंश्योरेंस है, लाइफ एंड हेल्थ पॉलिसीज़, उसको कंप्लीटली टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं जो कॉमन गुड्स पर जो रेट कट किया गया है, जो स्नैक्स और फूड आइटम्स हैं उनको 5% में, वहीं जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो 28% से हटाकर 18% में डाल दिया गया है। वहीं जो मेडिकल डिवाइसेज़ और जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं उनको 18% से 5% में शिफ्ट कर दिया गया है। एग्रीकल्चरल जो टूल्स और फर्टिलाइज़र्स हैं, उनको 5% स्लैब में जगह दिया गया है। जो मैन मेड फाइबर और यार्न है, उसको 18% और 12% से निकाल कर अब 5% में कर दिया गया है। वहीं अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो जो आपका स्मॉल कार, बाइक्स है, जो कि 350 सीसी से कम होना चाहिए, और अगर ये जो गुड व्हीकल्स हैं, यानी बोझा ढोने वाला, उनको भी 12% स्लैब में डाल दिया गया है। बसेज, ट्रक्स और एम्बुलेंस 18% नहीं आएँगे। यूनिफ़ॉर्म 18% जीएसटी सभी ऑटो के पार्ट्स पर लगेगा। वहीं थ्री व्हीलर भी अब 18% जीएसटी के दायरे में आ गया है। सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो जो होटल्स हैं, जिनका कमाई ₹7500 प्रति नाइट से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है, तो उस पर 5% लगेगा विदाउट आईटीसी। और सिनेमा टिकट्स ₹100 से कम 5% वाले में जाएँगे। कैसीनो, बेटिंग, आईपीएल, ऑनलाइन गेमिंग मैंने आपको समझा दिया, 40% जीएसटी। वहीं अगर साइन और सिन और जो लग्ज़री गुड्स है, ये अभी भी हाई रेट्स पर हैं, साथ ही साथ इस पर कॉम्पेंसेशन सेस भी देना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो अब टैक्स ट्रांज़ैक्शन वैल्यू के बेसिस पर नहीं, बल्कि रिटेल सेल प्राइस के ऊपर होगा। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। वहीं अगर अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो इम्प्लीमेंटेशन लागू हो जाएगा 22 सितंबर 2025 से सिन गुड्स को छोड़कर। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो सिग्निफिकेंस की ओर अगर आगे बढ़ते हैं, तो जान लीजिए कि क्या-क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा। तो मल्टीपल स्लैब अब 2 स्लैब में खत्म हो गया। अब आम आदमी के लिए एसेंशियल मेडिसिन्स इंश्योरेंस फ्री हो गया है। वहीं ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स एमएसएमई को भी रिलीफ दिया गया है। शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन यहाँ से कम हो सकती है, तो ये चैलेंजेज़ में आप लिख सकते हैं। वहीं अगर पुअर के जो गुड्स हैं, वो चीप हुए हैं और रिच के जो लग्ज़री गुड्स हैं, वो कॉस्टली हुए हैं, जो दिखाता है कि सरकार इक्विटी प्रिंसिपल पर काम कर रही है। अब आइए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कहता है कि जीएसटी काउंसिल जो 56वां जीएसटी काउंसिल है, उससे संबंधित क्या-क्या बातें हुई हैं, बताइए सही या गलत कौन-सा है? तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड किया है 2 स्लैब 5% और 18% और साथ ही साथ 40%। बिल्कुल सही जवाब है। लाइफ और जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको फुल्ली एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। सभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग एसी एंड टेलीविजन हैव बीन ब्रॉट अंडर द 5% जीएसटी स्लैब, ये गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया है? आइए देखते हैं यहाँ पर। तो जो आपका एसी और टीवी डिशवॉशर, ये कहाँ पर था? 18% में इसको ला दिया गया है, जो कि पहले 28% था। और यहाँ पर जवाब क्या कह दिया गया है? 5%, तो गलत हो गया। जो सिंग गुण है, पान मसाला, अब जो है इनको टैक्स किया जाएगा रिटेल सेल प्राइस पर। तो मैंने आपको वहाँ पर एम्फैसिस यानी जोर देकर बताया भी था कि ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि 1, 2 और 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो गया होगा और आपको अब ये भी समझ में आया होगा कि जीएसटी का दायरा कहाँ लागू हो चुका है अब। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है लॉन्गर वर्क आवर्स प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज़ के लिए। न्यूज़ को बाद में समझेंगे, सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को समझ लेते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसको इनैक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये बात याद रखिएगा, ये इनैक्ट किया गया था। लेकिन आपसे सवाल अगर अडॉप्ट की बात की जाए, तो इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। भारतीय संविधान की बात करें,
तो इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, उसी तरह सेंट्रल का लॉ है, स्टेट का लॉ है, कंकरेंट लॉ है, ये सारे के सारे लॉ हैं, जो हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ाते रहता हूँ क्योंकि एक ना एक टॉपिक पॉलिटी से होता है, इसी तरह से आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। तो अब अगर बात करें तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल है। इसको लिखे किसके द्वारा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये लिखा गया था। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज के टॉपिक है, वो है हमारा लिस्ट से। तो संविधान में 7वें शेड्यूल में बताया गया है कि यूनियन लिस्ट होगा, साथ ही साथ स्टेट लिस्ट होगा और कंकरेंट लिस्ट होता है। अब अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस से संबंधित रखता है, जो कि हैंडल करता है पार्लियामेंट, उसको जो है यूनियन लिस्ट में रखा गया है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज़, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स और साथ ही साथ बैंकिंग को। वहीं अगर स्टेट की बात करें तो जो स्टेट के लिए लोकल इंपॉर्टेंस रखता है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे अपने आप में सवाल हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वहीं अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो आज का टॉपिक यहीं से है। तो जो दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट होता है, ऐसे सब्जेक्ट को हम कंकरेंट लिस्ट में रखते हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ हो गया, मैरिज एंड डिवोर्स हो गया, उसके बाद बैंक्रप्सी हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट और ट्रेड यूनियन। तो अब आप याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। अब आइए फैक्ट्रीज़ एक्ट के बारे में भी पहले समझ लीजिए। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट कब का है? तो 1948 का है और जो लॉ है उसको लार्जली रिप्लेस किससे किया गया है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 से। अब इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, हेल्थ से संबंधित, वुमेन से संबंधित, सब कुछ, लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है। अब इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो फैक्ट्री एक्ट है ये कहाँ पर अप्लाई होता है, यानी फैक्ट्री किसको कहा जाता है, इसका डेफिनेशन है कि जहाँ पर वर्कर्स या तो पावर या फिर पावर के बिना जहाँ पर भी काम करते हैं, तो उसको हम कैसे फैक्ट्री के टर्म में डिफाइन करेंगे। पावर का मतलब डॉक्टर जैकॉल वाला पावर नहीं है, ये पावर का मतलब बिजली की बात की जा रही है यहाँ। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जा रहा है, अगर 10 या 10 से अधिक वर्कर हैं तो फैक्ट्री के अंतर्गत आएगा, और 20 से अधिक वर्कर जहाँ पर फैक्ट्री का यूज़ नहीं किया जा रहा है, जैसे कि हाथ से बनाने वाला कितना सामान होता है जिसको कि हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं हम। और यहाँ पर भी कुछ एग्जम्पशन दिया गया है। जो ये एक्ट है वो माइंस पर लागू नहीं होता है, मोबाइल यूनिट्स पर, आर्म फोर्सेस पर, रेलवे सेट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट में ये लागू नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें हेल्थ मेजर का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है, वेलफेयर मेजर्स का ध्यान रखा जाता है, वर्किंग आवर और लीव्स का ध्यान रखा जा सकता है। तो वर्किंग आवर की बात करें तो एक एडल्ट वर्कर मैक्सिमम 48 घंटा 1 वीक में काम कर सकता है, यानी कि 9 घंटा प्रतिदिन। और जो रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, उसको 30 मिनट का रेस्ट मिलना चाहिए हर 5 आवर ऑफ कंटिन्यूएशन वर्क के बाद। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब आइए हम बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। अब न्यूज़ आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने सब कुछ समझ लिया है। चलिए न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि जो लेबर सब्जेक्ट है यहाँ पर वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। अब अगर महाराष्ट्र का शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट प्लस फैक्ट्री एक्ट रेगुलेट करते हैं प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ को। गवर्नमेंट का मकसद है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और जॉब क्रिएट करने के लिए ऐसा सरकार ने किया है। अब वर्क आवर्स जो है वो बढ़ाया गया है। जो शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स है 9 घंटा प्रति आवर से इसको जो बढ़ाकर कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 10 घंटा प्रति आवर तक का। वहीं अगर फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करें, तो 9 घंटा प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटा प्रतिदिन बढ़ा दिया गया है। वहीं रेस्ट जो ब्रेक है, पहले हर 5 घंटे के बाद था, अब हर 6 घंटे के बाद मिलेगा। वहीं जो ओवर टाइम रूल है फैक्ट्रीज़ के लिए 115 से 144 घंटा पर क्वार्टर कर दिया गया है। वहीं अगर शॉप्स की बात करें तो 125 से 144 घंटा कर दिया गया पर क्वार्टर पे, ओवरटाइम पे डबल वेजेज़ के साथ मिलेगा। अब जो है अगर ओवरटाइम करना है तो रिटेन कंसेंट लिया जाएगा वर्कर का और ये कंपल्सरी है। अब जो एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड की बात करें तो इसमें क्या बदला है, तो पहले 10 प्लस एम्प्लॉइज़ वाले यूनिट को ये लागू होता था। अब केवल 20 प्लस एम्प्लॉयी वाले यूनिट पर ये लागू होगा। अब ये रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट 85 लाख से बढ़कर मात्र 56,000 रह जाएगा। अब इसका यही इफ़ेक्ट होगा। वहीं अगर जो छोटे शॉप्स को एग्ज़ेम्प्ट दिया गया है, लेकिन जो मिनिमम वेजेज़ एक्ट और मैटरनी बेनिफिट एक्ट होगा, वो अभी भी आपका लागू रहेगा। वहीं अगर इसके गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन की बात करें, यानी कि गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है, तो इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबिलिटी देना है, वहीं कंप्लायंसेस बर्डन को कम करना है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, वर्कर को ओवरटाइम प्रोटेक्शन देना है। यानी कि डबल पे के साथ-साथ कंसेंट भी लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज़्म भी हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्कर का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका रिस्क बढ़ सकता है। साथ ही साथ लंबे काम के वजह से फटीग और हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। दूसरे देश में जो है वर्किंग आवर को कम किया जा रहा है, भारत में बढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों? प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बीच का जो डिस्पैरिटी है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बैकलैश आएगा इसका। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ को तो फ़ायदा होगा ही क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। वर्कर की हेल्थ और राइट को बैलेंस करना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है जो लिखने के लिए आपको परीक्षा में आ सकता है। वहीं अगर
गवर्नेंस की बात करें तो ये दिखाता है कि स्टेट अपने लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया है अब और ये लागू भी आपका हो जाएगा। तो अब आइए, अगर आपने ध्यान से लेक्चर को सुना है तो इस सवाल को करने का कोशिश कीजिए। जो डेली वर्क आवर है फैक्ट्रीज़ को बढ़ा दिया गया 9 से 12 घंटा, बिल्कुल सही। जो न्यू रूल अप्लाई होता है सभी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयी जहाँ 10 या 10 से अधिक हैं, ये गलत हो गया। मैंने आपको अभी-अभी समझाया कि ये लागू कहाँ होगा, तो ये 20 प्लस एम्प्लॉइज़ के लिए लागू होगा। अब अगली बात करें तो ओवरटाइम वेजेज़ मस्ट बी पेड एट डबल द रेगुलर वेजेज़, ये बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर भारत और जापान से संबंधित है और वो भी इंडिया और जापान ने मेमोरेंडम साइन किया है। किस पर? तो जेसीएम पर, यानी कि जॉइंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जो कि आर्टिकल 6.2 के तहत आता है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पर। निश्चित रूप से ये आने वाले परीक्षाओं में आपसे सवाल बनेगा। चलिए पहले समझ लेते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी है, जो कि रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन गैस को कम करने के लिए लाया गया था। सदी के अंत तक हमको जो धरती का तापमान है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखना है। ये बताता है पेरिस क्लाइमेट डील। अब अगर आर्टिकल 6.2 की बात करें तो कंट्रीज़ कोऑपरेट करके अपने एमिशंस रिडक्शन टारगेट, यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अचीव कर सकते हैं और कार्बन क्रेडिट आईटीएमओज़ को ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये 6.2 का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। जेसीएम यानी कि जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म जापान ने बनाया था, एक बाइलैटरल मैकेनिज्म जिसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज़ लगाता है और एमिशन कट करके दोनों कंट्रीज़ अपने एनडीसी में शेयर कर लेते हैं। इंडिया अब 21वां कंट्री बन गया है जो जापान के साथ जीसीएम जॉइन करता है, यानी करेगा 2025 से। अब जो एमओसी के जो की फीचर्स है उसको आइए अब जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक आपने अब अगर समझ लिया है इन सारे टॉपिक्स को तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और जापान गवर्नमेंट के बीच टोक्यो में साइन हुआ है, जिसका फोकस होगा लो कार्बन प्रोजेक्ट, सोलर, विंड, हाइड्रोजन एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन कैप्चर, ये सारे होंगे। वहीं टेक ट्रांसफर, जापानी इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम किया जाएगा। क्रेडिट शेयरिंग की बात करें तो जो एमिशन रिडक्शन होगा उसका इंडिया और जापान दोनों शेयर करेंगे। डबल काउंटिंग अवॉइड किया जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। और मॉनिटरिंग की बात करें तो एक जॉइंट कमिटी बनेगा जो रूल्स, मेथोडोलॉजी और वेरिफिकेशन करेगा। अब अगर इंडिया के नज़रिए से देखें तो इंडिया के नेट जीरो कार्बन 2070 और एनडीसी अचीव करने में ये हेल्प करेगा। वहीं जापान की एडवांस ग्रीन टेक इंडिया को मिलेगी। फॉरेन फंडिंग आएगी, क्लीन प्रोजेक्ट, एनर्जी प्रोजेक्ट को भी बूस्ट मिलेगा। वहीं अगर इंडिया जापान क्लाइमेट पार्टनरशिप स्ट्रांग होगा और आर्टिकल 6.2 के अंडर प्रोएक्टिव रोल दिखाया जाएगा। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। अगर मॉनिटरिंग की बात करें तो क्रेडिट की प्रॉपर अकाउंटिंग ज़रूरी है, वरना ग्रीन वॉशिंग का रिस्क हो सकता है। इंश्योर करना होगा कि इंडिया के प्रोजेक्ट का फ़ायदा इंडिया को भी मिले, सिर्फ जापान के एनडीसी को फुलफ़िल ना हो। तो लोकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना होगा वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब अगर आपने न्यूज़ को अच्छे से समझ लिया है तो इस सवाल को कीजिए। बोलता है कि इंडिया ने 6.2 आर्टिकल के तहत ये किया है, ये बिल्कुल सही है। जेसीएम अलाउ करता है इंडिया को क्लेम करने के लिए 100% एमिशन। नहीं, इंडिया को नहीं, इंडिया और जापान दोनों शेयर करेंगे, 100% नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और ये गलत हो जाएगा तो 2 है ही नहीं ऑप्शन में, 1, 3, 4, यानी कि इंडिया 21वां कंट्री है, ये भी मैंने समझा दिया। इसका काम क्या है? तो मेन एम है फैसिलिटेट करना लो कार्बन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग करना है इंडिया में, यानी 1, 3 और 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए जापान के बारे में जान लीजिए, जिसे निप्पॉन के नाम से जाना जाता है। शिगेरू इशिबा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। वहीं यहाँ की करेंसी है जापानी येन। मेजर आइलैंड की बात करें तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। शिकोकू सबसे छोटा आइलैंड है और होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ के जो लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट, इसको हम डाइट के नाम से जानते हैं। माउंट फूजी यहाँ का हाईएस्ट पीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, यानी कि जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने ट्रेड पैक्ट साइन तो कर लिया था, लेकिन अब ये फ़ोर्स में लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से। चलिए इसके बेसिक्स को समझिए कि सबसे पहले एफटीए क्या होता है। तो एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक बाइंडिंग ट्रीटी होता है 2 या 2 से अधिक कंट्रीज़ के बीच में, जो कि रिड्यूस करता है या फिर एलिमिनेट करता है ट्रेड बैरियर्स को, यानी उसके रुकावट को, जैसे कि टैरिफ और कोटा, ताकि इनकरेज या फिर आसान बनाया जा सके क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होता है गुड्स और सर्विसेज के बीच में। जो एफटीए है उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, जिसमें कि आईपीआर आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है और गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट आता है। बेसिकली एफटीए 2 तरह से किया जाता है। एक होता है सीपा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और दूसरा सीसा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दोनों के बीच में अंतर समझिए तो जो सीपा है वो एक एफटीए का एडवांस वर्जन है, जहाँ पर कि क्या बात किया जाता है तो जो कवरेज है वो गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट का होता है। अब कहाँ-कहाँ होता है तो सर्विसेज और ट्रेड, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एफडीआई, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन होता है, आईपीआर, डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन और ट्रेड फैसिलिटेशन की बात की जाती है।
वहीं अगर सीसा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कॉपरेशन पे फ़ोकस किया जाता है और बाकी कवरेज सिमिलर है गुड्स सर्विसेज़ और इन्वेस्टमेंट का। बस डिफरेंस यही है कि अलग-अलग कंट्रीज़ दोनों को अलग-अलग नाम से पुकारती हैं। अब अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो सीसा का एग्ज़ाम्पल इंडिया, सिंगापुर और इंडिया, मलेशिया के बीच में होता है। अब आइए न्यूज़ को समझते हैं। अब आपको बेसिक मैंने समझा दिया है, अब इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ईएफटीए की बात करें यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात करें, तो ये स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टीन यानी कि अब आपको बता दें कि ये 4 कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्वड हैं। ये ग्रुप यूरोपियन यूनियन से अलग है, ये बात भी याद रखिएगा, चारों कंट्रीज़ का नाम इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया ईएफटीए एफटीए की बात 2008 से चल रहा था, लेकिन फाइनली मार्च 2024 में ये साइन हुआ। अब जो है 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू हो जाएगा। अब अगर इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स की हम बात करें, तो इससे क्या-क्या फ़ायदा होगा, ये भी जान लीजिए। तो ईएफटीए ने कमिट किया है कि यूएस डॉलर 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में 15 सालों में करेगा। इससे लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जॉब क्रिएट होगा। इंडिया अपने टैरिफ कम करेगा लग्जरी आइटम पे जैसे कि स्विस वॉच, चॉकलेट्स, फार्मा और मशीनरीज़ पर। ईएफटीए इंडिया गुड्स या सर्विसेज़ यानी कि आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अब एक्सेस देगा। वहीं अगर पहली बार इंडिया के किसी एफटीए में लीगली बाइंडिंग ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लॉज़ेज़ शामिल है, एनवायरनमेंट, लेबर स्टैंडर्ड और ह्यूमन राइट भी कवर करेगा ये डील। वहीं अगर इंडिया के इम्पोर्टेंस के दृष्टिकोण से देखें, तो क्या ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस रखेगा? तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल जाएगा, जॉब क्रिएट होगा, इंडिया की एक्सपोर्ट डाइवर्स होगा, सिर्फ यूएस और ईयू पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हाई इनकम ईएफटीए कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशन मजबूत होगा। इंडिया की इमेज बनेगी एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेड पार्टनर की, जो सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान रखता है। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं, अब इन चैलेंजेस को भी आप देख लीजिए। तो चैलेंजेस में ईएफटीए का मार्केट साइज़ बहुत ही छोटा है क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ काफ़ी छोटी-छोटी हैं, लगभग 13 मिलियन पॉपुलेशन है। इंडिया एक्सपोर्टर को एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। वहीं इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग यहाँ पर थोड़ा-सा टफ हो सकता है। अब आइए आपने लेक्चर को समझ लिया है तो इस सवाल को भी कीजिए। ईएफटीए में स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टाइन आता है तो यानी ये सवाल गलत हो जाएगा। टेपा ईएफटीए ने कमिट किया है बिल्कुल 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट अगले 15 साल में जहाँ पर 1 मिलियन जॉब जनरेट होंगे। ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इंडिया का, ये भी बिल्कुल सही है। और ये लागू कब से होगा? 1 अक्टूबर 2025 से, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अपने एक और अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर भारत का जो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है, वो 25 पर आ गया है, जो कि 2013 में 40 हुआ करता था। चलिए इसमें सरकार की वाहवाही है, तो बिल्कुल वाहवाही की जाएगी, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? तो ये एक तरह का की हेल्थ इंडिकेटर है, जो रिप्रेज़ेंट किया जाता है नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फैंट्स को, यानी कि जन्मजात बच्चे की मृत्यु दर है इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अगर 1000 बच्चे के जन्म होने पर 1 साल की बात की जा रही है कि 1 साल में अगर 1000 बच्चे ने जन्म लिया तो उसमें से कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसको बोलते हैं इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट और ये मृत्यु 1 साल से पहले की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इन्फैंट डेथ लेस देन 1 ईयर बटा टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इंटू 1000 कर देंगे। तो ये आपका आईएमआर कैलकुलेट करने का फ़ॉर्मूला है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए न्यूज़ को समझते हैं। अब अपडेट जान लीजिए क्या-क्या है। तो 2023 में आईएमआर, अब ये देखिए 2025 में आया है, 2023 तक का आंकड़ा लिया गया है। तो 2023 में इंडिया का जो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है, वो 25 पर 1000 लाइव बर्थ हो गया है। मतलब 1000 बच्चों की पैदाइश में से 25 बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते हैं। वहीं 2013 में ये 40 था, अब 25 यानी कि 37.5% का ये डिक्लाइन है। 1971 में अगर इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 129 था, तो अब 25 है। अब अगर अर्बन और रूरल लेवल पर देखिएगा, तो रूरल यानी कि शहरी क्षेत्र के अलावा की बात की जा रही है, तो यहाँ 2013 में 44 था, वहीं 2023 में 28 हो गया है। वहीं अर्बन की बात करें तो 2013 में 27 था, 2023 में 18 हो गया है। मतलब रूरल एरियाज़ में भी रिस्क अभी ज़्यादा है। जो सबसे लोएस्ट आईएमआर स्टेट हैं, वो है मणिपुर, जहाँ पर केवल 3 है, केरला 5 है, जो स्टेट्स में सबसे अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे रहा है। वहीं अगर हाईएस्ट आईएमआर की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर 37 मृत्यु हो रही है। अब ये आईएमआर गिरा कैसे? तो गवर्नमेंट की वाहवाही यहाँ करना होगा। तो गवर्नमेंट स्कीम ने यहाँ पर बहुत हेल्प किया है। जनानी सुरक्षा योजना, जहाँ पर सेफ डिलीवरीज़ के लिए इंसेंटिव दिया जाता है सरकार के द्वारा। जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न के लिए फ्री टेस्ट, मेडिसिन्स और डिलीवरी करवाई जाती है इस योजना के तहत। नया जो अगर कोई नया बेबी हुआ है और वो बीमार है, तो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट और एनआईसीयूज़ को एक्सपेंड किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि अर्ली चाइल्ड हेल्थ को स्क्रीनिंग करके उसका इलाज किया जाता है।
आईसीडीएस और पोषण अभियान से जो न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव होता है। लेकिन चैलेंजेस अभी बाकी है और चैलेंजेस तो रहेगा ही क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है। रूरल, अर्बन और इंटर स्टेट गैप क्लियर है और बीमारू स्टेट हैं आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का आईएमआर अभी भी हाई है। माल न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट काफ़ी कॉमन है और रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ इंफ्रा वीक है। आप ट्राइबल की भी चर्चा कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने ट्राइबल इनिशिएटिव्स भी आपको पढ़ाया था। अब अगर आपने लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुना है, तो इस सवाल को करने का कोशिश कीजिए। आईएमआर से संबंधित ये प्रश्न है, तो इंडिया का आईएमआर डिक्लाइन हो गया है। 40 2013 में था, अब हो गया है 25 2023 में, बिल्कुल सही है। रूरल आईएमआर यानी कि जो देहाती क्षेत्र है, अभी भी ज़्यादा है आईएमआर। अर्बन के रिस्पेक्ट में ये भी सही है। केरला जो है वन ऑफ द लोएस्ट आईएमआर है, ये भी सही है। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। आइए बढ़ते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने मेंटल हेल्थ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। ये रिपोर्ट 2021 की है लेकिन छप रही है 2025 में, तो आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। तो 2021 में दुनिया भर में 1 बिलियन प्लस लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अफेक्टेड थे, जिसका कॉमन इश्यू था डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर सिज़ोफ्रेनिया। अब इस पर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा? तो पैंडेमिक के बाद 25% ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का केस रिपोर्ट हुआ है। अब इसके कारण को देखें तो लॉकडाउन, आइसोलेशन, जॉब लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रेस और साथ ही साथ लव्ड वन की डेथ, यानी कि कोई किसी से प्यार कर रहा है, अगर उनका मृत्यु हो जा रहा है, चाहे लड़का के केस में हो, चाहे लड़की के केस में हो, तो भी जो है डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे खतरे उनमें भी ज़्यादा देखे गए हैं। और अब अगर एडोलेसेंट और यूथ की बात करें तो 10 से 19 साल के 1 में से 7 जो एडोलेसेंट हैं, वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। 15 से 29 एज ग्रुप में सुसाइड एक लीडिंग काउज़ डेथ है। अब अगर ट्रीटमेंट गैप की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में 70% पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रहा है। वहीं गवर्नमेंट के हेल्थ बजट का सिर्फ 2% से भी कम मेंटल हेल्थ पे स्पेंड होता है। डब्ल्यूएचओ और यूएन का अपील है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट अर्जेंट है। सारे कंट्रीज़ को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हेल्थ केयर सिस्टम में प्राइमरी लेवल पर इंटीग्रेशन चाहिए और कम्युनिटी अवेयरनेस और काउंसलिंग सर्विसेज को स्केल अप करना होगा। वहीं अगर आपको भारत के दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊँ तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक जो 15% एडल्ट पॉपुलेशन है भारत की, वो मेंटल हेल्थ से गुजर रही है, यानी कि उनको भी मेंटल डिसऑर्डर है। और जो मेजर चैलेंजेस बताए गए हैं इस रिपोर्ट में भी, तो लार्ज ट्रीटमेंट गैप है, लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं और ना ही काउंसलिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगर बात करें जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है वो डिप्रेशन है। 40 में से 1 लोग मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं भारत के अंदर। उसी तरह से अगर न्यूरोसिस और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें तो 3.5% पॉपुलेशन का, जिसमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं, इस डिजीज़ को झेल रही हैं। और वहीं अगर सुसाइड रिस्क की बात करें भारत में तो 0.9% जो सर्वे बताता है कि हाई रिस्क ऑफ सुसाइड है। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या सही क्या गलत है। अब करते हैं अपने सवाल को, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट ऑन द मेंटल हेल्थ। तो देखिए ओवर 1 बिलियन ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही है ये। कोविड-19 की वजह से 25% बढ़ गया, ये भी सही है। सुसाइड लीडिंग काउज़ है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्लोबली कंट्रीज़ स्पेंड 10% नहीं, द 2% से भी कम स्पेंड कर रही हैं कंट्रियाँ हेल्थ बजट पे। चलिए देखिए, तो यानी 1, 2, 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त होके पढ़ाई कीजिए, नौकरी लग जाएगी। अगर नौकरी नहीं लगती है सरकारी नौकरी तो कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ और काम बना है, कुछ और काम को ढूँढिए। काम की कमी नहीं है दुनिया में, उस काम को मन लगा के कीजिए। अब जो भी रुचि हो उस तरह के काम को कीजिए, तो आप निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएँगे। अगर आप खाली बैठेंगे तो आपके दिमाग में, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यकीन मानिए, अपने आप को एक्सरसाइज़ कराइए, खुश रहिए, देर तक मत सोइए, दिन भर लेटे मत रहिए, फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, शारीरिक वर्क भी करना चालू कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर। वहीं पर अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ भी रिवाइज़ कर लीजिए। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल सॉरी अप्रैल आईएल होगा, 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और यहाँ के जो हेड हैं इनका नाम क्या है? तो टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस, जो कि इथियोपिया के रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर स्काई स्क्रैपर डे 2025, 7 इंजीनियरिंग मार्वल दैट शुड बी ऑन द एवरी ट्रैवलर लिस्ट। चलिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हर साल 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करता है किसके? लुइस एच सुलिवन को। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनका नाम देखने मिलेगा। वहीं इनको फादर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो दुनिया के टॉलेस्ट और जो मोस्ट आइकॉनिक स्काई स्क्रैपर्स की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और आर्किटेक्चर को सेलिब्रेट करना है।
अब 7 इंजीनियरिंग मार्वल की बात करें तो वो भी देख लीजिए किस-किस के बारे में 7 इंजीनियरिंग मार्वल है, आपको सब याद नहीं करना है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। बुर्ज खलीफा के बारे में मैं बता दूँ, दुबई यूएई में स्थित है, 828 मीटर इसकी हाइट है। दुनिया का सबसे ऊँचा बिल्डिंग है, डिज़ाइन एक फ्लावर हिमेनो कैलिस से इंस्पायर्ड है ये। विंड रेजिस्टेंस के लिए स्पेशल टेपरिंग डिज़ाइन के लिए ये जाना जाता है। 148वाँ फ्लोर ऑब्जर्वेशन डेक से पूरा दुबई व्यू हो जाता है। संघाई टावर है दूसरे नंबर पर, संघाई चाइना में 632 मीटर इसकी हाइट है। चाइना का सबसे ऊँचा और वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट है ये। ट्विस्टिंग डिज़ाइन जो विंड लोड कम करता है, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फीचर्स के लिए जाना जाता है। वहीं तीसरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि 541 किलोमीटर जिसकी हाइट है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ये टॉलेस्ट है और 9/11 के बाद बनाया गया इसे। 9/11 का हमला हुआ था, आपको याद होना चाहिए ये बात। यानी कि ओसामा बिन लादेन ने क्या किया था, प्लेन से ही सीधा का सीधा बिल्डिंग के बीचों-बीच में प्लेन टकरा दिया था, जिससे कई जानें चली गई थी। तो अब ये सिंबल ऑफ रेजिलियंस का काम करता है और वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ से पैनोरामिक व्यू को आप देख सकते हैं। बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है, यानी कि विंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, कल्चरल सिंबोलिज़्म को दर्शाता है जैसा मैंने दूसरे में बताया, इस्लामिक मोटिव्स, पेट्रोनास, कोरियन कैलीग्राफी, लोटी का यूज़ किया गया है। ये टावर्स हर सिटी के लिए टूरिस्ट मैग्नेट होता है। वहीं स्काई स्क्रैपर्स एक सिटी की मॉडर्न इमेज और ग्लोबल स्टेटस को डिफाइन करते हैं। तो याद रखिएगा, बस आपको यहाँ पर जो शुरुआत में मैंने लिखा है कि 3 सितंबर और लुइस एच सुलिवान, इनका नाम आपको याद रखना है इस करंट अफेयर से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की ओर। अब ये न्यूज़ क्या है, तो सेना स्पेक्टेबिलिस यानी कि ग्रीन मीनिंस इन साउथ इंडिया न्यूज़ में है। आइए समझते हैं कि ये रेड अलर्ट पर क्यों रखा गया है। तो हुआ क्या है कि ये जो आप नाम मैंने आपको बताया सीना स्पेक्टेबिलिस, ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ है जिसका ओरिजिन साउथ और सेंट्रल अमेरिका से है। 1980 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया ऑर्नामेंटल प्लांट और फायरवुड के लिए। आज के टाइम केरला के वायनाड, तमिलनाडु के सत्यमंगलम, कर्नाटक के बंदीपुर मुदुमलई के फॉरेस्ट में बहुत स्प्रेड हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या है ये जान लीजिए। तो इससे बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। बहुत डेंस मोनोकल्चर क्रिएट करता है। नेटिव ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स ग्रो ही नहीं कर पाते इसके कारण। सॉइल केमिस्ट्री चेंज करता है जिसे कि एलेलोपैथी कहा जाता है, याद रखिएगा सवाल पूछा जा सकता है। अब ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, यानी कि जो एक ट्री है 6000 सीड्स पर ईयर देता है और सीड्स 10 साल तक वाएबल रहता है। अगर कट भी कर दे तो दोबारा ग्रो हो जाता है, यानी कि कॉपी सीकिंग एबिलिटी है इसके पास। वहीं अगर वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट की बात करें तो ग्रेजिंग ग्राउंड खत्म हो जाता है, जैसे एलिफेंट, डियर विलेजेस की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको घास मिलेगा नहीं तो वो खाएँगे कैसे? तो जिस कारण से अब क्या बढ़ जाएगा, ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ जाएगा। तो ये भी बात दिमाग में रखिएगा। अब जो साउथ इंडिया का रिस्पॉन्स है उसने क्या किया है, तो केरला ने एक वायनाड मॉडल लाया है जिसमें कि कम्युनिटी लेड ड्राइव है ये। 40,000 प्लस ट्री को अपरूटेड कर दिया गया है। 383 एकड़्स को फ्री कर दिया गया है हैंड टूल बनाए अपरूटिंग के लिए और 80 प्लस नेटिव स्पीशीज दोबारा लगाए गए। ग्रासेस और बर्ड्स वापस अब आ रहे हैं इस मॉडल के थ्रू। वहीं केरला पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को पल्प के लिए बेच दिया गया है इसे। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करते हैं, तो ये तो हो गया आपका केरला की बात। अब हम देखेंगे तमिलनाडु की बात कि तमिलनाडु ने क्या-क्या किया है। तो तमिलनाडु ने सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व में 356 हेक्टेयर खाली कर दिया है और पार्टनरशिप किया है तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट लिमिटेड के साथ, ताकि सेना को पल्प-वुड बनाया जा सके, तो इकोनॉमी सर्कुलर हो गया, ज़ाहिर-सी बात है। और कर्नाटक की बात करें तो अपरूटिंग और रीप्लांटेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। अब अगर इसके चैलेंजेस की बात करें तो लेबर इंटेंसिव हो गया, यानी हर ट्री को मैनुअली अपरूट करना मुश्किल हो रहा है। सीड बैंक सॉइल में रह जाता है तो दोबारा जर्मिनेशन का खतरा बना हुआ रहता है। मॉनिटरिंग इश्यूज़ का खतरा है, यानी बार-बार मॉनिटर करना पड़ेगा। क्लियर डेटा और एसओपी का लैक है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और प्राइसिंग इश्यूज़, क्योंकि पल्प-वुड का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होना ज़रूरी है। तो आइए, अगर आपने इन मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना तो इस सवाल को करने का कोशिश कीजिए। क्या बोलता है? बोलता है कि इट वाज़ ओरिजिनली, यानी कि जो सेना स्पेक्टेबिलिस है, वो जो है ओरिजिनली इंट्रोड्यूस था इंडिया में और इन इंडिया फॉर द ऑर्नामेंटल और फायरवुड पर्पसेस के लिए, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल सही है। स्पीशीज़ स्प्रेड रैपिडली ड्यू टू बोथ हाई सीड प्रोडक्शन एंड द पॉपिंग एबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। इट एनहांसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ नेटिव स्पीशीज़। भाई नेटिव स्पीशीज़ तो खत्म हो रहे हैं इसकी वजह से। केरला और तमिलनाडु ने इरिडिकेशन ड्राइव चलाया है, यानी कि 1, 2 और 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, याद रखिएगा इसका नाम। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर एनआईआरएफ की रैंकिंग आ गई है। अब एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन-कौन से कॉलेजेस आते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ का है और इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अभी
एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। अब इसमें क्या बताया गया है? तो आईआईटी मद्रास लगातार 7वें साल टॉप पर रहा है। वहीं अगर आईआईएससी बेंगलुरु की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में इसने टॉप किया है। वहीं मैनेजमेंट में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है आईआईएम अहमदाबाद को। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। वहीं अगर आपको एनआईआरएफ का फुल फॉर्म नहीं पता है तो वो भी मैं बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये। ये भी बात आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, हालाँकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफ़ेयर की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे भाषिनी क्या होता है? तो भाषिनी एक एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको कि डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसके मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव साहब हैं। तो ये एक ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर है, जो प्रोवाइड करता है रियल टाइम ट्रांसलेशन टेक्स्ट टू स्पीच या फिर स्पीच टू टेक्स्ट सर्विस 22 से अधिक भाषाओं में। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में ये प्लेटफ़ॉर्म को डेवलप किया गया है। तो अब आप भाषिनी समझ गए हैं तो इस न्यूज़ को भी समझ जाएँगे। तो भाषिनी के तर्ज पर आईआईटी जोधपुर के पायोनियर्स ने इस तरह का एक एआई टूल डेवलप किया है। उस ग्रुप का नाम याद कर लीजिए, विज़न लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप, यानी कि वीएल2जी। अब इन्होंने जो टूल बनाया है वो 13 मेजर इंडियन लैंग्वेजेज़ में इसको कन्वर्ट करने का काम करेगा, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच या फिर स्पीच टू टेक्स्ट सर्विसेज़ देने का काम करेगा। तो ये थे आपके 5 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर, जो सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट था। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, क्लास में ही आपको हर चीज़ें याद हो जाएँगी। आपके आने वाले परीक्षाओं में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।